इस शहर में आए हुए मुझे यही कोई 4-5 महीने हुए थे। अभी इस शहर के रास्ते मेरे लिए अपरिचित ही थे। सुबह उठकर घूमने जाने के दोहरे फायदे को सोचते हुए मुझे लगा कि एक रास्ते पर बार बार न जाकर अक्सर नए नए रास्ते देखकर जाने में अच्छा रहेगा। इससे आसपास की जगहों से और रास्तों से मेरा परिचय भी हो जाएगा। इस तरह आते जाते कई लोगों से मुलाकात होती, जिनसे कभी केवल मुस्कानों का आदान प्रदान ही होता, कभी मॉर्निंग, कभी सीधी सादी हेलो हो जाती, किंतु नौबत कभी बातचीत करने तक नहीं आती। कई हफ्ते बीत चुके थे कि अचानक एक सुबह घर से निकलते ही कुत्ते के साथ घूमने वाली एक महिला ने हेलो कहते ही मुझसे पूछा, क्या इस शहर में नई आई हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, अभी यही कोई 4 महीने हुए होंगे। रोज घूमने जाने के बहाने जरा शहर के गली कूचों से पहचान हो जाती है, और फिर ये मौसम भी तो बहुत दिन नहीं रहेगा, इसलिए रोज निकल जाती हूँ। मेरा नाम अंजू है, इधर ही मेरा घर है, नंबर 8। आप आइए ना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। मेरा नाम शर्ली है, मेरा घर यहाँ से 4 मील उधर गांव में है, आप भी आइए। ऐसी ही औपचारिक बातें करते हुए हम फिर अपनी अपनी दिशा में बढ़ गए। बहुत दिन बीत गए, उनसे मेरी मुलाकात फिर नहीं हुई और उनका ख्याल भी मेरे जहन से उतर गया। मैं रिसर्च के लिए आई थी, सो उसी में व्यस्त हो गई। इसी बीच विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के यहाँ से निमंत्रण मिला। मैं भी उत्साह से भरी पार्टी के कपड़ों में अलग अपनी पहचान बनाने की नीयत से अपना वार्डरोब खोलकर देखने लगी। मैंने दक्षिण भारत की एक विशेष साड़ी, जो पोचमपल्ली कहलाती थी, निकाली और अच्छी तरह से तैयार होकर गई। अभी सोच ही रही थी कि अंदर जाकर देखूं, शायद कोई परिचित मिल जाए, क्योंकि ये पार्टी ओवरसीज स्टूडेंट्स की थी। इतने में देखा कि वाइस चांसलर स्वयं ही उधर आ गए। मुझसे हाथ मिलाते हुए पूछा, आप भारत में कहाँ रहती हैं? औपचारिक रूप से ही बातचीत हो रही थी। मैंने कहा, लखनऊ, उत्तर भारत। एकाएक वो हिंदी में बोले, आपकी साड़ी तो दक्षिण भारत की है, वेरी ब्यूटीफुल। मैं दक्षिण भारत में कई साल रहा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा, और आप बोल रहे हैं हिंदी? वेरी विटी, मैं फिर आपसे बात करूंगा, कहते हुए वो आगे बढ़ गए। फिर मैं पास खड़ी एक लेक्चरर से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद एक्सक्यूज मी कहकर एक महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, लगा जानती तो हूं पर परिचय का सूत्र नहीं पकड़ पा रही। उन्होंने चहकते हुए याद दिलाया, आपसे सुबह वॉक पर मेरी मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले। मैंने ओ यस यस कहकर बड़ी ही अतरंगता से पूछा, फिर दोबारा मिलना आपसे नहीं हुआ? मैं तो रोज घूमने जाती हूँ, पर आप किसी दिन दिखी नहीं। मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं पीस मूवमेंट में बहुत इन्वॉल्व हूँ, सो उसी सिलसिले में मैं जर्मनी गई हुई थी। मुझे इंडियन फिलॉसफी में सब कुछ मिल जाता है, योग बहुत पसंद है, और उससे करने से कितनी एनर्जी मिलती है। भारत में महावीर, बुद्ध और गांधी जैसे महान लोग हुए हैं। मैं सोच रही थी कि आपके यहाँ आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ नहीं है। एक न एक दिन मैं जरूर भारत जाऊंगी। आपके यहाँ अहिंसा की धारणा कितनी ऊंची है। ये सब सुनकर मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत गदगद महसूस कर रहा था। हम कितने भी गरीब हों, पर हमारे पास गर्व करने लायक बहुत कुछ है। मेरे लिए रास्ता थोड़ा सुगम हो गया। ऐसी बड़ी और फॉर्मल पार्टियों में बातचीत का कोई सिरा मिल जाए तो समय आसानी से कट जाता है। अन्यथा छुट्टियों में कहाँ गए या मौसम की बात करके पूरी शाम बिताना आसान नहीं होता। मैंने कहा, हाँ, धारणा तो सचमुच अच्छी है, पर सब लोग इसमें ईमानदारी से विश्वास करते हैं, ये सच नहीं। इस बातचीत में खिंचे और 3-4 लोग पास आ गए। उन्होंने पूरी तरह से भारतीय दर्शन और अहिंसा में अपना उत्साह दिखाया। अहिंसा की बात आते ही खाने पीने की भी बात आ गई। जानवरों के प्रति अपनी ममता और उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए उन्होंने बताया कि उनके मन में अपार करुणा है। मेरा मन कुछ हीन भावना से भरता जा रहा था। इसी वक्त एक दूसरी महिला ने अपने तर्क दिए, हाँ, अहिंसा की बात तक तो ठीक है, पर डेवलपिंग देशों में इतनी गरीबी है कि अगर लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे तो भूखों मरेंगे। इन सारे तर्कों को सुनकर मैं भ्रमित, चकित, बस चुप हो गई। मुझे लगा कि बातचीत का सारा सूत्र अब उन्हीं के हाथों में था। मैं अवाक रह गई। वैसे भारत के बारे में बोलना एक फैशन सा हो गया है, इसका एहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो गया था। और वही क्यों, हमारे कुछ भारतीय बच्चे भी इसी तरह की बातें करते हैं, जैसे कि वही सब कुछ अच्छी तरह से समझते हैं। हमें उनसे सब कुछ सीखना चाहिए। वहीं कुछ एक संरक्षक की तरह शर्ली का बोलना भी मुझे ऐसा ही लगा, पर मैं उसकी तमाम बातें सुनती रही।
इसी बीच मिसेस मार्टिन होस्टेस आई और बोली, चलिए खाना लग गया है, खाते वक्त आराम से बातें कीजिएगा। फिर होस्टेस का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने बताया कि वेजिटेरियन खाने में क्या क्या है और कहाँ है। शर्ली जरा ऊंची आवाज में बोली, मैं तो वेजिटेरियन ही लेती हूँ। सबने खाना ले लिया और फिर बातें होने लगी। पीस मूवमेंट, एनिमल प्रोटेक्शन से लेकर आतंकवाद, मुस्लिम समाज, गरज की कुछ भी नहीं छूटा। उस दिन की बातचीत से मुझको लगा कि शर्ली के विचार औसत लोगों से बहुत अलग है और शायद उन्होंने काफी कुछ पढ़ा भी है। भारतीयता के प्रति उनका सहज झुकाव भी है। रात काफी बीत चली थी। लोगों ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया था। मैंने भी होस्टेस को धन्यवाद दिया और शर्ली के साथ बाहर आ गई। रास्ते भर में मैं शर्ली के बारे में सोचती रही। क्या शर्ली सचमुच निश्चल स्वभाव की है? दुबली लेकिन कद में खूब ऊंची, चेहरे पर अभिजात्य का एक झीना पर्दा, चाल में आत्मविश्वास की झलक, सब कुछ मिला जुलाकर देखने में अच्छी लगती थी। बातचीत में बेहद उत्साह, एक गर्व मिश्रित आतुरता में मैं मन ही मन शर्ली से प्रभावित हो रही थी। कुछ दिन बीते, मुझको सुबह सुबह शर्ली फिर मिल गई। अच्छा लगा। बड़ी देर तक हम खड़ी खड़ी बातें करती रहीं और वो तभी बोली, अंजू, मैं फिर बाहर जा रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो शर्ली? एक रैली है जो जेल के एशियाई कैदियों के लिए हो रही है। उन्हें मांसाहारी खाना देते हैं, इसलिए वो खाना नहीं खा सकते। अतः किसी को तो कुछ करना ही होगा। अथॉरिटी को तो कोई बात जल्दी समझ में आती नहीं, इतने प्रिजुडिस हैं कि क्या कहें। मैंने कहा, आप तो इतना सोचती हैं, कमाल है। आपकी इन लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति देखकर बस कुछ कहा नहीं जाता। शर्ली का सर थोड़ा सा और ऊंचा हो गया। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, मन नहीं होता था, फिर भी शर्ली के सामने पड़ते ही अनायास ही मेरे मुंह से कुछ न कुछ अनचाहा निकल ही जाता। शर्ली बोली, नहीं नहीं, मैं तो बहुत गिल्टी फील करती हूँ। क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अब शर्ली और मेरी मुलाकात अक्सर ही होती रहती और फिर ये मित्रता भी परवान चढ़ती रही। शर्ली व्यक्तिगत बातें जरा कम ही करती, अधिकतर रैली या दार्शनिक विचार, जेल, रेस रिलेशंस आदि पर ही बातें होती। मैं मन ही मन सोचती कि ये मुझे क्या होता जाता है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती, आखिर मैंने भी उच्च शिक्षा पाई है। फिर मैं मन को समझा लेती कि अभी मैं इस देश के बारे में अधिक जानती नहीं हूँ। एक बार मिलने पर मैंने शर्ली से एक रेसिपी बुक के बारे में पूछा कि वो कैसी है। शर्ली ने मुझे तुरंत निमंत्रण दिया, मेरे घर मंगलवार को आओ, अगले हफ्ते। मैं मंगलवार को बेकिंग करती हूँ, मुझे कंपनी भी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। 2 दिन बाद शर्ली का फोन आया, अंजू, मेरी एक फ्रेंड उधर रहती है, फ्रीडा, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। अगर तुम लिफ्ट दे दो तो वो बच्चों के साथ आराम से आ जाएगी, उसके पास गाड़ी नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ, ये कौन सी मुश्किल बात है, आप उनका पता दे दीजिए। हफ्ते भर बाद मैं मंगल को फ्रीडा के घर पहुंची, उसे अपना परिचय दिया और कहा, आप मेरे साथ शर्ली के यहाँ चलिए। फ्रीडा कुछ असंतुष्ट सी लगी, बोली, मैंने तो कहा था शर्ली से कि मैं आ जाऊंगी, फिर क्यों आपको बेवजह तकलीफ दी। फिर मैंने सुना दूसरे कमरे में से किसी की बोली, शर्ली हमेशा ग्रेट बनने की कोशिश करती है, इतना दिखावा है। उधर से क्या प्रतिक्रिया हुई मुझे मालूम नहीं। खैर, फ्रीडा के परिवार के साथ मैं शर्ली के घर पहुंची। शर्ली ने बड़े ही उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया। अभी हम बैठे ही थे कि दरवाजे से शर्ली को कुछ दिखा और वो जल्दी से झपट कर उठी और बाहर आ गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद मामला क्या है ये देखने के लिए मैं भी बाहर गार्डन में निकल आई। देखा, शर्ली एक चिड़िया के बच्चे को जीवन दान देने के प्रयास में व्यस्त है। शायद अधमरा सा वो बच्चा बिल्ली के घातक पंजों से गिर गया था और बड़ी ही करुण आवाज में ची ची कर रहा था। कभी चोंच आसमान की तरफ उठाकर खोलता, फिर पस्त होकर गिर जाता। चोट लगी जरूर थी। शर्ली ने अपनी बेटी से रुई और थोड़ा सा दूध लाने को कहा और स्वयं उसकी सेवा में लग गई। उसे हथेली पर उठाकर रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। फिर रुई का गुदगुदा सा बिस्तर बनाकर उस पर उसे लिटा दिया। उस नन्ही सी जान को क्या पता कि उसे कितना सुख अनायास ही मिल रहा है। 3-4 बूंद पानी भी उसकी चोंच खोलकर उसमें डाल दिया। उसमें सचमुच जान आ गई। वो पंख फड़फड़ाने लगा। ये सब देखकर मैं स्तब्ध रह गई। महावीर और गौतम के देश से तो ये सब गायब होता जा रहा है, और यहाँ। शर्ली ने माफी मांगते हुए कहा, अब आज तो कुकिंग का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। अगर मैं इसकी देखभाल न करूं तो मैं कभी अपने आप को माफ न कर सकूंगी। शर्ली की आवाज में अफसोस का पुट था। फ्रीडा ने कहा,
नहीं, मैं बच्चों को रास्ते में फिश एंड चिप्स खिला दूंगी। मुझसे रहा न गया और मेरे मुंह से निकल गया, अरे आप तो कमाल करती हैं, कौन इतना करता है एक चिड़िया के बच्चे के लिए। फिर हम लोग बाहर निकल ही रहे थे कि देखा कि चिड़िया का भाग्यशाली बच्चा पंख फड़फड़ा रहा है और वो उड़ गया। उसे नया जीवन मिला। मैं फ्रीडा और उसके बच्चों को उनके घर छोड़कर वापस आ गई। दूसरे दिन शर्ली का फोन आया, अंजू, आई एम वेरी वेरी सॉरी, पर अभी मैं बहुत व्यस्त हो गई हूँ। तुम तो जानती ही हो मैंने एक बकरी पाली है, ताज़ा शुद्ध दूध मिलता है और अब एक बकरी को बच्चा होने वाला है। प्रे करो कि बिली गॉट न हो। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने पूछा। मैं ठीक से समझी नहीं। शर्ली बोली, बकरी तो दूध देती है पर बिली गोट तो। कहकर वो रुक गई। फिर बातें होने लगी भारत की। शर्ली कटिबद्ध थीं ये बताने के लिए कि भारत की गरीबी दूर करने के लिए गांव की औरतों को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें मधुमक्खी पालना और शहद का व्यापार करना चाहिए, चूल्हे में लकड़ी नहीं जलानी चाहिए और भी बहुत सी बातें कि भारत में मिडिल क्लास की औरतें कुछ करती नहीं, केवल शो ऑफ में लगी रहती हैं, नौकरों के बिना तो एक दिन उनका काम नहीं चलता, वगैरह वगैरह। फोन पर उनकी बातें सुनते सुनते काफी वक्त हो गया। मुझे याद आया कि मुझे किसी से मिलने जाना है। मैंने क्षमा मांगते हुए फोन रख दिया। आज छुट्टी का दिन था। मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी। सोचा थोड़ी शर्ली को दे आऊं। फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं। मैंने सोचा एक बार उसके घर का चक्कर ही लगा लेती हूँ। यदि नहीं होगी तो सब्जी उनके घर के बाहर रख देने का इरादा करके मैंने गाड़ी बाहर निकाली। एक स्टील के डिब्बे में पनीर रखकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ दुविधा थी, फिर भी मैंने गाड़ी स्टार्ट की। अभी मैं शर्ली के घर पहुंची ही थी कि बाहर से अजीब सी आवाज आती सुनाई दी। मैं अंदर जाने वाली थी कि शर्ली बाहर निकली। उनके हाथ में खून से भरा हुआ एक छुरा था। मुझे देखकर वो एकदम सकपका गई। मेरी निगाह उठी और उनके पीछे हटकर बाहर बकरी के बच्चे का सर खून से लथपथ छटपटा रहा था। मेरे हाथ से स्टील का डिब्बा छूटकर झनझनाता हुआ दूर जा गिरा। मेरी आवाज फंस गई और हाथ कांपने लगे। शर्ली कई बार बोली, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। शर्ली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो अहिंसा की पक्षधर थीं। मेरी आवाज में एक साथ तलखी और कातरता थी। पर तुम्हें इतना खराब क्यों लग रहा है? तुम्हारे यहाँ तो सब नॉनवेज खाते हैं। शर्ली ने अपना बचाव किया। हाँ, खाते तो हैं, पर इस तरह तुरंत जन्मे बच्चे को बिना वजह तुमने क्यों इस तरह निर्दयता से मार दिया? वो जिंदा रह सकता था। मैंने अपना लचर तर्क दिया। हाँ, रह तो सकता था, पर उसे खिलाना पड़ता और वो दूध नहीं देता। फिर शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इंग्लैंड में। कहते कहते वो चुप हो गई। वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। मैं क्या कर सकती हूँ? शर्ली की आवाज में एक अकड़ थी या लाचारी, मैं नहीं जानती, लेकिन उसके चेहरे पर पश्चाताप या दुख की छाया बिल्कुल नहीं थी। कॉस्ट इफेक्टिव शब्द नगाड़े की तरह मेरे कानों में बज रहा था। शर्ली को झेंपती हुई सी बोली, आओ अंदर बैठो, अब सब काम हो गया। मैं अपने को संभालते हुए उल्टे पैर आकर गाड़ी में बैठ गई। इंग्लैंड में बकरे का मांस नहीं खाया जाता, अतः बकरी पैदा होने पर लोग खुश होते हैं, परंतु बकरा यानी बिली गोट होने पर उसे मार देते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता।